जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों नमस्कार। विविध भारती के 50वें वर्ष में पिछले 49 वर्षों को साथ लेकर हम मिल रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में स्वर्ण स्मृति। इस कार्यक्रम की विशेषता तो यही है कि भविष्य की ओर नजरें बढ़ाते हुए वर्तमान में स्थिर चरण होकर अतीत में ले जाते हैं हम अपना मन और जुड़ जाते हैं हमसे वो तत्कालीन क्षण। 3 अक्टूबर 1957 के बाद जब विविध भारती का मुंबई से प्रस्थान हुआ, स्थानांतरण हुआ दिल्ली, तब विविध भारती की उम्र थी 1 वर्ष। उस समय अलग अलग केंद्रों से कार्यक्रम मंगाए जाते थे। हास्य कथा, हास्य वार्ता, झलकी और गप, वाद्यवृंद रचना, संगीत रूपक, गीत, बातचीत, सबको पहनाया जाता था विविध भारती का जामा। सिरमौर हुआ करती थी वे संकेत धुने और जड़ दिए जाते थे फिल्मी गीतों के बेशकीमत मोती, नगीने, हीरे जवाहरात। तब बन ठन कर कार्यक्रम हो जाते थे तैयार प्रसारण के लिए। अगर हम ये कहें कि विविध भारती एक छलनी का काम करती थी, यानी सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। पूरे देश भर के श्रोता जिन कार्यक्रमों को सुनेंगे वो चुनिंदा तो होने ही थे। आइए आज उन चुनिंदा कार्यक्रमों से हम चुन लाए हैं कुछ प्रोग्राम। ये है कविवर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का स्वर। सुनते हैं उनकी कविता जीवन के पहिए के नीचे, जीवन के पहिए के ऊपर। ये प्रसारण विविध भारती से जब हुआ था तो वो दिन था 18 मई 1960, मतलब 46 वर्ष पूर्व। लेकिन सुनिए इस कालजयी कविता की पंक्तियां। कविमन की श्रेष्ठता अनुभव होगी और होगा एहसास विविध भारती की गरिमा का। आज से कोई 20 बरस की बात है। बेटा में एक रेलवे की दुर्घटना हो गई थी। उसमें बड़ी जांच पड़ताल हुई और पूछा गया था कि उसमें सबसे दर्दनाक दृश्य कौन था। तो इस पर एक शख्स ने बताया कि एक आदमी के पेट पर रेल का पहिया आ गया था और अपने पंजों से वो पकड़कर उस पहिए को अपने दांत से काट रहा था। यह गोया उसकी बड़ी पिटिएबल और दर्दनाक दृश्य बताया गया था। लेकिन मैंने समझा कि यह तो बड़ी शक्ति का, मनुष्य की शक्ति का यह चिन्ह है कि उसने ऐसी अवस्था में भी अपना एक चिन्ह उस लोहे के पहिए पर लगा देना चाहा। और इस पर मैंने एक गीत बहुत पहले लिखा था, परंतु ये चीज़ मुझे इतनी मेरे दिमाग में थी कि ये दूसरे जो मुक्त छंद मैंने कविता लिखी उसका ही मैंने इसमें जिक्र किया है। तो अगर आप कहिए तो पहले वाला छोटा सा गीत सुना दूं। काल चक्र के लिए मैंने लिखा कि तुम्हारा लौह चक्र आया, कुचल चला अचला के बन घन, बसे नगर सब निपट निठुर बन, चूर हुई चट्टान क्षार, पर्वत की दृढ़ काया, तुम्हारा लौह चक्र आया। अगणित ग्रह नक्षत्र गगन के टूट पिसे, मरुसिकता कण के रूप उड़े, कुछ धुआं धुआं सा अंबर में छाया, तुम्हारा लौह चक्र आया। तुमने अपना चक्र उठाया। जब सर्वनाश सब हो गया, तुमने अपना चक्र उठाया, अचरज से निज मुख फैलाया,
दंत चिन्ह केवल मानव का जब उस पर पाया, तुम्हारा लौह चक्र आया। उस चक्र के ऊपर सिर्फ आदमी के दांत के निशान थे और सब चीजों ने पराजय अपनी स्वीकार कर ली थी। इस कविता का शीर्षक है जीवन के पहिए के नीचे और जीवन के पहिए के ऊपर। मैं बहुत गाता हूं, बहुत लिखता हूं कि मेरे अंदर जो मौन है, बंद है, बंदी है, जो सबके लिए और मेरे लिए भी अज्ञात है, रहस्यपूर्ण है, वो मुखरित हो, खुले, स्वच्छंद हो, छंद हो, गाए और बताए कि वो क्या है, कौन है जो मेरे अंदर मौन है। मेरे दिल पर, दिमाग पर, सांस पर एक भार है, एक पहाड़ है। मैं लिखता हूं तो समझो, मैं अपनी कलम की निब से, नोक से उसे छेदता हूं, भेदता हूं, कुरेदता हूं, उस पर प्रहार करता हूं कि वो भार घटे, कि वो पहाड़ हटे, कि पाप कटे, कि मैं आजादी से सांस लूं, आजादी से विचार करूं, आजादी से प्यार करूं। उधर पत्थर है, चट्टान है, पहाड़ है, इधर उंगली है, लेखनी है, निभ है, लेकिन इनके पीछे क्या तुम्हें इसका नहीं ध्यान है? हाथ है, इंसान है, कवि है। बेहता दुर्घटना उसने आंखों से देखी थी। मैंने पूछा, कौन सबसे अधिक मार्मिक दृश्य तुमने देखा था? याद कर वो कांप उठा, आंखें फाड़, सांस खींच बोला, एक आदमी का पेट रेल के पहिए से दबा था, पर वो चक्के को सरसी जैसे पंजों से कसकर, पकड़कर, जकड़कर दांत से काट रहा था, सारी ताकत समेट। दांत जैसे सख्त हुए लोहे के चने चबा। क्षण भर में हो हताश, गिरा दम तोड़कर, लेकिन उस लोहे के पहिए पर कुछ लकीर, कुछ निशान छोड़कर। और जो मैं बहुत गा चुका हूं, कभी अपने अंदर भी बैठता हूं कि देखूं मेरे अंदर जो मौन है, बंद है, वो कुछ मुखरित हुआ, खुला तो एक आजन्म बंदी जो अगणित जंजीरों से बद्ध है, केवल कुछ को हिलाता है, धीमे धीमे झनकाता है, व्यंग से मुस्काता है, मानो ये बताता है कि इतना ही मैं स्वच्छंद हूं, कि इतना ही तुम्हारा छंद है। और जो मैं बहुत लिख चुका हूं, न आजादी से प्यार कर सकता हूं, न विचार कर सकता हूं, न सांस ले सकता हूं, न मेरा पाप कटा है, न मुझ पर से पहाड़ हटा है, और जो मैंने अपने कलम की नोक से छेदा है, भेदा है, कुरेदा है, उससे मैं पत्थर पर, चट्टान पर सिर्फ कुछ लकीर लगा सका हूं, कुछ सुराख बना सका हूं। लेकिन जब तक मेरा दम नहीं टूटता, मैं हताश नहीं होता, मुझसे मेरा कलम नहीं छूटता, मेरा सरगम नहीं छूटता। सृष्टि की दुर्घटना है और मेरे पेट पर जीवन का पहिया है, लेकिन जो मुझ में था, देव बल, दानव बल, मानव बल, आत्म बल, पशु बल, सबको समेटकर मैंने उसे पकड़ा है, पंजों में जकड़ा है। जब वो मुझसे छूट जाए, मेरा दम टूट जाए, पहिए पर देखना होगा मेरा निशान, मेरे वज्रदंतों से लिखा स्वाभिमान गान। अब प्रस्तुत है एक झलकी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता बालक राम नागर। प्रसारण दिवस 14 जून 1959। झलकी का शीर्षक है दो पड़ोसी। आदरणीय श्री क ख ग, मैं यानी आपका पड़ोसी च छ ज आपकी सेवा में ये पत्र भेज रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका तोता तो गुम नहीं हो गया है, क्योंकि तोते की किस्म का एक पंछी आज सवेरे मेरी बीवी के कमरे की खिड़की में उड़ आया, जबकि मेरी बीवी स्वर्गीय सहगल का ग्राउंड फोन रिकॉर्ड पंछी काहे होत उदास सुन रही है। महोदय, अगर आपका तोता गुम हो गया है
और अगर आप उसका हुलिया वगैरह लिख कर भेजें और अगर आपका भेजा हुआ हुलिया उस तोते के साथ मिल गया जो इस वक्त मेरे कब्जे में है, तो मैं वो तोता आपके हवाले करके अपने आप को कर्तव्य से मुक्त समझूंगा। मैं हूं आपका पड़ोसी च छ ज। श्रीमान च, मैं अभी तक ये नहीं समझ सका हूं कि आप किस तरह इस नतीजे पर पहुंच गए जो तोता उड़कर आपके मकान में आ गया है वो मेरा है। मेरा ख्याल है आप इस नतीजे पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपको ये मालूम ना हो कि मेरा तोता खोया हुआ है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप जल्दी से जल्दी मेरा प्यारा पालतू तोता लौटा दें, क्योंकि उसके बिना मुझे अपना घर सूना सूना महसूस हो रहा है। मैं हूं तोते का स्वामी क ख ग। बंधुवर क ख ग, पत्र के लिए धन्यवाद। देखिए, मुझे सिर्फ एक मोटी बात का जवाब दीजिए कि आपका तोता कौन कौन से शब्द और कौन कौन से वाक्य बोलता है। और जब तक आप अपने दिमाग पर जोर डालकर ये याद नहीं कर लेते कि आपका तोता कौन कौन से शब्द और वाक्य बोलता है, तो कृपा करके मुझे तोतों के पालन पोषण संबंधी कोई पुस्तक भेजकर कृतार्थ कीजिए। मेरा ख्याल है कि आपके पास ऐसी कोई पुस्तक जरूर होगी, क्योंकि आपको पालतू जानवर रखने का शौक है। आशा है महोदय आप पुस्तक जरूर भेज देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तोता अपने असली मालिक के पास पहुंचने तक कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आध्यात्मिक कष्ट ना पाए। मैं हूं तोते का शुभ चिंतक च छ ज। मान्यवर श्री चाचा जा, मेरे तोते का हुलिया ये है कि उसका रंग हरा है। देखिए, मुझे खामखा परेशान न कीजिए, ये मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। मेरे पास तोतों के पालन पोषण संबंधी कोई पुस्तक नहीं। हाँ, बिल्लियों के पालन पोषण संबंधी एक पुस्तक मेरी बीवी के पास थी, वो मैं आपको भिजवा रहा हूं। पढ़कर जल्दी लौटा दीजिएगा, और मेरा तोता भी। मैं हूं आपका सताया हुआ क ख ग। मान्यवर श्री क ख ग, सादर नमस्कार। मुझे अफसोस है कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको सता रहा हूं। अफसोस, अगर मुझे सच्चाई और इंसाफ से मोहब्बत ना होती तो मैं आपको खत ही क्यों लिखता और ये जानने की कोशिश ही क्यों करता कि आप तोते के असली मालिक भी हैं या नहीं। श्रीमान, आपने सिर्फ तोते का रंग ही बताकर हुलिया खत्म कर दिया, इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। कृपा करके अपने तोते की आदतों, उसके जीने के ढंग और उसकी भाषा पर प्रकाश डालिए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि जो तोता मेरे कब्जे में है वो सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। आपकी किताब मैं बिना पढ़े लौटा रहा हूं, क्योंकि हमारा बिल्ली बिल्ली पालने का इरादा नहीं है। उत्तर की प्रतीक्षा में मैं हूं च छ ज। श्री चाचा जा, मुझे नहीं मालूम था कि इस संसार में आप जैसे नमूने भी बसते हैं। मैं तो आपको एक अक्लमंद और सुलझा हुआ आदमी समझ रहा था, लेकिन इंसान की धारणाएं कितनी गलत होती हैं ये मुझे आज मालूम हो गया है। मेरे तोते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आपकी तरह बातूनी और झक्की नहीं। वो कम बोलता है और बोलने से पहले अपना सिर इधर उधर फेंकता है। आशा है ये प्रमाण काफी होंगे। आपके पत्रों से पीड़ित आपका बदकिस्मत पड़ोसी क ख ग। श्री क ख ग, अजी बदकिस्मती तो ये मेरी है कि मुझे खोया हुआ तोता मिला और उसके असली मालिक को ढूंढने के लिए मैं इतनी दौड़ धूप कर रहा हूँ, अपना अपमान तक बर्दाश्त कर रहा हूँ जो आम हालात में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, मैं आपके इधर उधर का मतलब नहीं समझा। साफ साफ बताइए कि तोता पहले दाएं तरफ सिर फेंकता है या बाएं तरफ? अगर आप ये बताना नहीं चाहते तो इतना तो जरूर बता दीजिए कि तोता कौन कौन से शब्द और कौन कौन से वाक्य बोलता है। ये जानना मेरे लिए जरूरी है। आपका बदकिस्मत पड़ोसी च छ ज। च छ ज,
मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि आप निहायत ही बेढक और सनकी आदमी हैं और आपका सुधार नामुमकिन है। आपने पूछा कि मेरा तोता कौन कौन से शब्द और वाक्य बोलता है, तो जनाब मेरा ख्याल है कि अब मेरा तोता आपकी सोबत में रहकर बड़े बड़े मुहावरे और गैर जरूरी बातें करना सीख गया होगा। जब वो तोता मेरे पास था तो वो एक सीधा सादा कम बोलने वाला तोता था। वो एक आदर्श तोता था, मेरे घर की शोभा। अगर वो तोता इस महीने की 15 तारीख तक आपने न लौटाया तो मैं कानून की शरण लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में काखागा। श्री काखागा, आपने मुझे सिर्फ च कहकर संबोधित किया, साथ श्री भी नहीं लगाया। इस संबोधन से आप मुझे जो मानसिक पीड़ा पहुंचाना चाहते थे उसे मैं टाल गया हूं, मगर मैं आपका आदर करता ही रहूंगा। मैं बड़े अफसोस से ये लिख रहा हूं कि आपका तोता आपसे ज्यादा अक्लमंद है और जो प्रमाण आप इतने पत्रों में ना दे सके, तोते ने आपका सिखाया हुआ एक वाक्य बोलकर दे दिया। वो वाक्य तोते ने उस समय बोला जब मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ खाने की मेज पर बैठा उसके बनाए हुए हलवे की तारीफ कर रहा था। तोता बोला, हलवा गधे खाते हैं, हलवा गधे खाते हैं। मेरी पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुझे पूरा यकीन हो गया कि ऐसे असभ्यता के वाक्य तोता आपके सिवाय और किसी से ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी ने बताया कि आपकी बीवी ने उसे बताया था कि आप हलवा पसंद नहीं करते हैं और हलवा खाने वाले को गधा समझते हैं। महोदय, मैं थोड़ा सा हलवा नौकर के हाथ आपको भिजवा रहा हूँ। हलवा मेरी प्यारी बीवी ने बनाया है, जरा चखकर देखिए कि ये गधों के खाने की चीज है या इंसानों के। मैं हूँ आपको हलवा भेजने वाला पड़ोसी चाचा जा। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ कि हलवा गधे खाते हैं, हलवा गधे खाते हैं, हलवा गधे खाते हैं। और जैसे ही आपका हलवा मेरे यहाँ पहुंचा मैंने फौरन उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं कि आज दफ्तर से मैंने छुट्टी ले ली है और फैसला किया है कि आज मैं पुलिस को इत्तला देकर कानून की मदद से अपना तोता आ गया, तोता आ गया। श्री चेचे जय, माफ कीजिए, अभी अभी मेरा तोता उड़कर अपने खुले हुए पिंजरे में आ गया है। चिट्ठी लिख रहा हूं ताकि सनद रहे आपका काका। दो पड़ोसी, इस शीर्षक से यह झलकी हमने सुनी। विविध भारती से इसे प्रसारित किया गया 14 जून 1959 को। और अब स्वर्ण मंजूषा से एक ऐसा स्वर्ण कण लाए हैं। ये है वाद्यवृंद रचना। प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष द्वारा इस वाद्यवृंद रचना का संचालन हुआ था।
विभावरी पर आधारित ये वाद्य वृंद रचना हमने सुनी। प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष द्वारा इस वाद्य वृंद रचना का संचालन हुआ था। स्वर्ण स्मृति विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम की ये थी तीसरी कड़ी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। याद आता है वो गुजरा जमाना, याद आता है वो गुजरा जमाना, कुछ बीते समय का धुंधल का, कुछ बातें साफ और उज्जवल। कैसे थे वो दिन, कैसे थे वो पल, यही है हमारा बेशकीमत खजाना, यही है हमारा बेशकीमत खजाना। याद आता है वो गुजरा जमाना। यादों का चमन गुलजार, यादों का चमन गुलजार, फूल पत्ते हैं सदा बहार। चुन चुन के लाए हैं हम पिरोने के लिए एक हार, चुन चुन के लाए हैं हम पिरोने के लिए एक हार। ये विविध भारती का है अफसाना, ये विविध भारती का है अफसाना। याद आता है वो गुजरा जमाना। साथ समय की रेखा के, साथ समय की रेखा के, चले इठलाते बल खा के, वो गुजरे दिन रूबरू हैं आज खड़े सामने आके। चलो मिल छेड़े सुने तराना, चलो मिल छेड़े सुने तराना। याद आता है वो गुजरा जमाना।
परिवर्तन। ये थी वाद्य वृंद रचना M.Y. कामा शास्त्री की और इसका संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ था 24 मई 1963 को। विविध भारती के वो पहले 4-5 वर्ष, आज हम उन्हें कैसे याद करें? समय के बहुत बड़े पहिए के साथ जैसे हम सभी जुड़े हैं, हर पल घूम रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हमारे आज की पहचान कल करेंगे हमारे आज के कारनामे, हमारे आज के सफल असफल, अच्छे बुरे प्रयास। उसी तरह आज हम भी विविध भारती के उन पलों को सामने लाकर खड़ा करेंगे, मतलब विविध भारती के इतिहास को, जिसमें शामिल हैं झलकियां, कविताएं, कहानियां, गीत, संगीत, चुटकुले और हास्य वार्ताएं भी। आज प्रस्तुत हैं 2 हास्य वार्ताएं। ये है पटना केंद्र की प्रस्तुति नीम हकीम। इस हास्य वार्ता के लेखक हंस कुमार तिवारी। विविध भारती से इस हास्य वार्ता का प्रसारण हुआ था 12 अगस्त 1959 को। फलां या अमुक एक कोई थे, खासी सैलानी तबीयत, मुसीबत इतनी ही थी कि उमंग जितनी ऊंची उड़ जाती, जेब गरीब की गहराई उतनी गहरी नहीं थी। जिंदगी के पैर अरमानों के पैर के साथ चल नहीं सकते थे, सो हौसले होठ चाट चाट कर रह जाते, और उधर बड़े लोगों के दौरों का हद्दो हिसाब नहीं। हैरान थे, आज यहाँ तो कल वहाँ, अजी देश तो देश, दूर विदेश भी जैसे घर आंगन हो गया हो। जब चाहा जहाँ चाहा चल दिए। आखिर कैसे, कहाँ की पूंजी उनकी और कितनी की कभी चुकती ही नहीं। एक साहब हम हैं, उनके किसी दोस्त को मजाक की सूझी, सुझाया, अमा तुम भी अजीब ही जीव हो, घूमने के लिए पैसे का क्या रोना, अरे मुल्क की खिदमत करो, टिकट विकट थोड़ा ही लगता है। सो साहब अमुक जी ने नेता ही बनने की ठान ली। नकल करने में लगता भी क्या, बाहरी ढंग ढांचा बनाया, समझा, नेता बन गए। एक दिन गाड़ी से कहीं चल भी दिए बैरंग, यानी मेरा मतलब है बिना टिकट के। खुदा की मार, बीच में कहीं कोई टिकट जांचने वाले डिब्बे में दाखिल हो गए। इनका उनका टिकट देखते पूछते उनके सामने जा खड़े हुए, जी आपका टिकट। अब अमुक जी हैं कि उधर से अनमने हो रहे थे, दोबारे टोकने पर अचरज से बोले, क्या मेरा टिकट? जी हाँ आपका। मेरा टिकट क्या, देखते नहीं मैं नेता हूं, नेता। टीटी साहब समझ गए इन बाबू के दिमाग का कोई पुर्जा गायब है। उन्हें भी मजाक सूझा, बोले, माफ कीजिएगा मैंने पहचाना नहीं, कौन से नेता हैं आप? अब कौन सा नाम कह दें अमुक जी, बड़ी जल्दी में दिमाग में कुछ आया ही नहीं। सूझ समझ को सांप सूंघ गया। शक पकाएं और सोच संभल कर कहें तो साहब कलई खुलने का डर। सो अमुक जी ने बेझिझके बेखटके कह दिया, सरोजनी नायडू। अब डिब्बे में जैसे हंसी की गैस छोड़ दी गई हो। हंसते हंसते सब लोटपोट, पेट में बल पड़ने की नौबत आ गई। उन नकली नेताजी पर जो बीती वो तो सहज ही समझ में आ सकती है। गनीमत कहिए कि मुसीबत कहिए बेल उन्हीं की खोपड़ी पर टूटा। कहीं आगे पीछे उनके हमाप होते तो ले ही डूबे होते वे। खैर ले भी डूबते तो उभरने की गुंजाइश तो थी, लेकिन ईश्वर बचाए, नीम हकीम का फेर तो गजब का अंधेर करते हैं। भूले कभी आ गए चपेट में तो खुदा खैर ही करे। कवि प्रधान ने ऐसे वैद्य से लोगों को बहुत पहले ही होशियार कर दिया है। जाने माने वैद्य जान मार दें तो साहब नीम हकीम का तो कहना ही क्या। रोगी उठ बैठा तो इलाज की तारीफ के पुल बंध गए। डॉक्टर हैं, छछात भगवान हैं भगवान। और कहीं चल बसा, मौत ले गई। दवा मरज की होती है, काल की मौत की नहीं साहब। दोनों हाथों लड्डू हैं। कवि गिरधर कविराय ने जिन 1300 बैर नहीं करने की कही है ना, उनमें से एक वैद्य भी हैं। वैद्य से मतलब चिकित्सक मात्र से होता है। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपई रसोई। एक बार एक ने मुझसे पूछा, तुम ताखे पर गमछा बिछाकर सो सकते हो? मैंने कह दिया उसने कहा, अरे है? ताख पर गमछा बिछाकर नहीं सो सकते? ये कौन सा बड़ा काम है? मैं तो अजीब परेशानी में पड़ गया। भला ताख पर गमछा बिछाकर कोई कैसे सो सकता है? इतना बड़ा शरीर और वो छोटा सा ताख।
बिना हड्डी का कोई हो तो कुंडली बनकर सिमट सिमटा कर समा भी जाए, वरना कोई जादू है। उसने कहा तो तुम नहीं सो सकते? अब मेरे लिए तो ये एक पहेली बन गया, एक बुझव्वल, लाख सर मारा, खाक समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं भाई, ये हैरत अंग्रेज करिश्मा मेरे बस का तो है नहीं, लेकिन मैं करके दिखा दूं तो फिर क्या, दिखा दो, रखो कुछ बाजी। बाजी बाजी को छोड़ो, तुम दिखाओ तो सही सोकर। क्या बताऊं आपसे, कमबख्त ने कर दिखाया। तब मेरी अकल के घर का दरवाजा खुला। उसने किया क्या कि सामने के ताख पर तो एक अंगोछा बिछा दिया। मेरी सारी चेतना तब तक आंखों में सिमट आई। बिछा दिया अंगोछा और नीचे फर्श पर लंबा लंबा लेट गया। लेटकर ठठाकर हंसने लगा। देखा, सो गया कि नहीं? मैंने कहा वाह, दिन दहाड़े आंख में धूल झोंक रहे हो, ताक पर गमछा बिछाकर सोए तुम। वो खिलखिलाया, बुद्धू कहीं के, और क्या, तारे ताक पर गमछा बिछा दिया और सो गया। और क्या कहा था मैंने? इतनी देर बाद मेरे ख्याल शरीफ में ये बात आई। नीम हकीम खतरे जान भी मेरी समझ में इसी तरह जरा देर से ही आई थी। शायद आप में से बहुतों ने भी मेरी तरह पिछली रोटी खाई हो। क्योंकि शुरू से वैद और हकीम की ही चर्चा होती आई, इसलिए इसके और पहलू पर ही ना रह जाएं कहीं। दरअसल अकल के हर अध कचरे खतरनाक होते हैं, उनसे होशियार रहिए। मसल मशहूर है, कोई साहब फारसी पढ़ाए, बीमार पड़े, सिरहाने पानी धरा रह गया, आब आब करते करते राम नाम सत्य हो गया उनका। एक लड़का कहीं संस्कृत पढ़ने के लिए दाखिल कराया गया। छुट्टी पर अपने घर आया, माँ ने बड़े जतन से पकाया, खाने की बुलाहट हुई। लड़का रसोई में गया, 2-4 जो नए शब्द सीखे थे उसके पेट में सुगबुगा रहे थे। सुनाकर माँ को दंग कर देने की ख्वाहिश बेताब हो रही थी। उसने कहा, माँ जरा काष्ठासन तो देना। अब माँ बेचारी गमई, गांव की औरत, उसके काम काजी कोश में इतना बड़ा शब्द भला कहाँ। वो तो अवाक रह गई। लड़के ने खुश होकर कहा, बस इतने ही में हक्की बक्की रह गई तू। धेनु वच्छ तो अभी पेट में गजगजा हो रहा है। ये तो अर्थ सामर्थ के पेट में ना अंट सका, इसलिए एक मजा आ गया। कहीं अनर्थ हो जाए, आतिशबाजी कहीं जानलेवा हो जाए तब, और अक्सर ऐसा हो जाता है। एक कहानी सुना दूं छोटी सी? अच्छी सुनिए। एक गाड़ी में 2 आदमी पास पास बैठे थे, एक मराठी दूसरे बंगाली। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी, रात का समय। एक ने पूछा, एटा की स्टेशन मोशाय, यानी ये कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, कायमंतो। क्या कहते हैं? बंगाली बाबू ने समझा, ये स्टेशन कायमंतो है। फिर चुपचाप। अगले स्टेशन में फिर उन्होंने पूछा, एटा की स्टेशन मोशाय। फिर वही जवाब मिला, कायमंतो। उन्होंने समझा बंबई, आगरा, दिल्ली जैसा कोई बड़ा शहर होगा, कई स्टेशन होंगे। फिर पूछा, फिर वही जवाब, फिर पूछा, फिर वही जवाब। 4 बार तक तो चला। 5वीं बार बंगाली बाबू का धीरज टूट गया। एक तमाचा झटकर बोल उठे, ए काहे केला। झट बंगाली बाबू बोल उठे, फिर वही ना बताना चाहिए था कि ये काहे केला है, हम सफर से धोखा पट्टी क्या करता है। नीम हकीम के कारनामों के इससे कहीं खौफनाक अंजाम होते हैं। एक आप बीती सुना दूं। छात्र जीवन की बात है, यानी वंस अपॉन ए टाइम की बात। गांव के एक सज्जन से चकचक हो गई। उनकी झाड़ फूंक सुनकर लोगों के सामने ठिसुआया सा रह गया। उस समय तो किस्सा वहीं खत्म हो गया, मगर बदला चुकाए बिना चैन कल नहीं पड़ रही थी। उनके आंगन में नारियल के कई पेड़ थे, फलों से लदे। तय किया, सारे नारियल उड़ा दूंगा। हमदर्द दोस्तों से राय मशवरा किया। एक ने कहा, पेड़ पर चढ़कर नारियलों का हिसाब लगा देना, मेरा जिम्मे रहा। अब तुम लोग देखो कि ये चोरी की कैसे जाए और पचाई कैसे जाए। तरीके तो खैर नायाब निकल आए। एक दिन सांझ वो लड़का 4 दीवारी फांद कर अंदर गया और पेड़ पर चढ़ गया। साथ में नारियल की रस्सी भी ले गया था। 2 थोड़े थोड़े फासले पर एक सीध में बांधी और एक बांधी नीचे और रस्सी गिरा दी। दूसरे ने दीवार के इस पार उसी हिसाब से खूंटे गाड़कर रस्सी का खूब तान कर बांध दिया। काट कर नारियल डालते ही नारियल सर्र से बाहर जाकर गिर जाता। काफी नारियल इस तरह पार कर लिए हमने। घौंद में से कभी कभी सूखे नारियल गिर गिर पड़ते थे। बार बार भदाभद की आवाज से घर वालों को हुआ शुभा और वो लालटेन लेकर दौड़े। मैंने धीमे से उसे उतर आने को कहा,
मगर वो चढ़ तो जाने कैसे गया, उतरने का शऊर ही नहीं आया, आता ही नहीं था। पकड़े जाने और घबराहट में तने में दोनों हाथ लपेटकर सरक गया सर्र, और जो गिरा है जमीन पर तो उठ नहीं सका। छाती छिल गई, गहरा घाव, लहूलुहान, लोग लुगाइयों की भीड़ बटुर गई। आप पकड़ा गया, हम लोगों को पकड़वाया, फिर जो गत हुई है सो बस पूछिए मत। बस इतना ही कह दूं, ऐसों से सदा होशियार रहिए। अब एक और हास्य वार्ता। शीर्षक है मैं फायदे में हूं शादी करके। जी, मैं फायदे में हूं शादी करके। शब्दांकन मिर्जा महमूद बेग का। ये आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की भेंट। विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ था 22 जुलाई 1960 को। लोग कहा करते हैं शादी गोया बूर के लड्डू हैं, जो खाए वो पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। बिल्कुल गलत है, और बंबई की जबान में एकदम गलत। भला ये हो कैसे सकता है? शादी न करने में नुकसान ही नुकसान है और शादी करने में फायदे ही फायदे। अब तक शादी न की हो और यकीन ना आए तो करके देख लीजिए। आपको भी मेरी तरह वो इत्मीनान, वो सुकून, वो आराम मिलेगा कि बेसाख्ता आपके दिल से दुआ निकलेगी कि खुदाया तू सब कुंवारों की शादी करवा दे, खा वो 16 बरस के हों, खा 70 बरस के। जब तक शादी नहीं की थी गोया जिंदगी एक अजाब थी। रोज रोज के सवालों और तकाजों ने जान खा ली थी। मुझे काफी उम्र का देखकर सवाल होता था, कहिए आपके बच्चे क्या करते हैं? मैं जवाब देता, जी नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। सुनने वालों में ही से कोई अफसोस के साथ कहता, हा, औलाद का न होना भी एक अजाब है साहब। मैं ये बताने के लिए कि दरअसल मुझ पर कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ, चुपके से कहता, जी नहीं, दरअसल मेरी इत्तफाक से शादी ही नहीं हुई। तो सुनने वाला ताज्जुब से हाय इस तरह कहता गोया मैंने कोई कत्ल किया है, और फिर पूछता, वाकई शादी नहीं हुई? गोया मैं झूठ बोल रहा हूं। और कुछ दोस्त और हमदर्द तो कह भी देते, और साहब आप हमें बताते हैं आपके यहां तो 4 शादियों की इजाजत है। सुना है आपने 6 शादियां की हैं, जिनमें से 4 जिंदा हैं, और माशाअल्लाह चश्म बद्दूर औलाद भी दर्जन से ऊपर ही है। मेरे पास इसका क्या जवाब होता? मैंने 1 शादी से इनकार किया, उन्होंने 6 मेरे नाम कर दी। 6 से इनकार करता तो शायद 36 कर देते। तो साहब इन रोज रोज की जिल्लतों से तंग आकर आखिर मैंने शादी कर ही ली। की तो थी जिल्लतों से बचने के लिए, मगर अब शादी हो गई तो यकीन आया कि इतनी उम्र खामखा बेकार तकलीफ में गुजारी। अजी बहुत पहले कर लेता तो और भी बहुत फायदे में रहता, मगर खैर सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला ना कहिए। अब इतना आराम है कि इस वक्त बोलना भी जरा कुछ दूभरी मालूम हो रहा है, मगर दूसरों को नेक रास्ते की तरफ बुलाना है, इसलिए मैं हर किस्म की मुसीबत उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो साहब जब तक शादी नहीं की थी हमेशा फैसला करना पड़ता था कि सुबह क्या पकेगा, शाम क्या पकेगा। अब इस फिक्र से बिल्कुल आजाद हूं। मेरे सामने पका पकाया आ जाता है। ऐसा भी होता है कि जो चीज मैं शौक से नहीं खाता वो भी पक जाती है, मगर अब जानिए सब चीजों के खाने की आदत होनी ही चाहिए। इसलिए गोया अब मेरी आदतें ठीक हो रही हैं, और सिर्फ चीजों के बारे में ही नहीं बल्कि नमक मिर्च के बारे में भी। पहले मैं कम नमक और कम मिर्च का आदी था। अब उन्होंने बताया, देखो मिर्च खाने से बलगम जलता है और नमक खाने से खून साफ होता है, इसलिए गो कुछ दिन सी की मिर्च और नमक की वजह से खाना कम खाया, मगर अब आदत हो गई है। बल्कि अब तो सालन की मिर्चों के अलावा एक वक्त में साहब 10-12 हरी मिर्च भी डकार लेता हूं, नजला जुकाम से निजात हासिल करने के लिए। तो सिर्फ नज़ला जुकाम से ही निजात नहीं मिली, बल्कि यूं भी अब डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर खाना अपनी जगह एक डॉक्टरी नुस्खा है।
अपनी जहालत के जमाने में मैं खाना जायके और शक्ल के लिहाज से पसंद किया करता था। उन्होंने खाने के बारे में बड़े बड़े डॉक्टरों की किताबें पढ़ी हैं जिनमें कैलोरीज, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जिक्र होता है। तो सबसे पहले लापरवाही और बेकायदगी का इलाज हुआ। अपनी आदत के मुताबिक मैंने अगर दोपहर का खाना घर न खाया तो रात को भी खाना नहीं मिला कि भाई जहां दोपहर का खाना खाया है आपने वहीं रात का भी खा आइए। खाने का वक्त टाल कर पहुंचे तो एक आध दफा तो मेरा इंतजार हुआ ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने एक बेगुनाह को तकलीफ पहुंचाई, और एक आध दफा खाना ही नहीं रखा गया और कह दिया कि देर हो गई थी, मैं समझी आप खा कर आएंगे। चूंकि ये सब नेक इरादे से किया जा रहा था और महज मेरी तबीयत रखना मंजूर थी, इसलिए मैं अब बहुत बाकायदा हो गया हूं। मुमकिन ही नहीं कि खाने के वक्त ना पहुंचूं। ये ताब, ये मजाल, ये ताकत नहीं मुझे। चूंकि पुराना नौकर मेरी आदतों की वजह से खुद लापरवाह हो गया था, इसलिए उसे भी जवाब मिल गया है, और अब जो नौकर रखा गया है वो उनका कहना मानता है। मैं अगर कुछ कहूं तो उनसे जाकर पूछता है कि बी ऐसे कहते हैं, कर दूं। इसलिए मैं नौकर से काम लेने की मुसीबत से भी छूटा, और जब वो काम उनकी मर्जी से हो ही जाते हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने दिमाग पर कोई जोर डालूं। रहा दोस्त अहबाब का, सो कुछ तो समझदार थे, शादी का नाम सुनते ही ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। जो जरा हाँ कुछ ना समझ या बेगैरत थे, उनको दो चार दफे आने से खुद ही पता चल गया कि बेटा अब दाल नहीं गलेगी, इसलिए उनमें से कोई नहीं आता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब घर में मेहमानों से रौनक नहीं है। अजी साहब, उनके भाई, भाभी, बहन, बहनोई, भांजे, भांजियां, भतीजे, भतीजियां, चाचा, चाची, खालू, खाला, मामू, मामी, फूफा, फूफी बहुत काफी हैं, और सबको उनसे बहुत प्यार भी है, और उनमें अक्सर की वजह से घर में खूब रौनक भी रहती है। मेरी किताबें, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे कोट पतलून, मेरी टाइयां सब उनके इस्तेमाल में रहती हैं, और मुझे भी खुशी होती है जो चीज मुझे पसंद है दूसरों को भी पसंद है, और खास तौर पर उनके अजीजों को। इन अजीजों ने मेरी एक और बुरी आदत छुड़ा दी। पहले मैं कभी कभी अलग कमरे में बैठकर पढ़ लिया करता था। मुझे बताया गया कि मेरी ये आदत बहुत खतरनाक है। दूसरों से बेजारी और अकेले रहने की ख्वाहिश बाज दफा दिमागी खराबी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये तो उन लोगों का करम है कि वक्त से पहले मुझे इतने बड़े खतरे से आगाह कर दिया, नहीं तो खुदा न करे अगर मगर अब क्यों ये नाम जबान पर लाऊं। अब तन्हाई का एक लम्हा भी नामुमकिन है। एक आराम हो साहब तो जिक्र करूं आपसे, एक फायदा हो तो गिनाऊं। चलिए एक दो और जिक्र कर देता हूं, शायद आपके काम आ जाए। शादी से पहले जिन लोगों से मिलना था अब वो तो हुआ खत्म, क्योंकि बकौल सास के मैं बहुत भोला वाक़ई हुआ हूं। कानों को अपनी ये तारीफ कितनी अच्छी लगती है। उनका ख्याल है कि लोग मेरे भोलेपन से फायदा उठा लेते हैं, इसलिए इन सब फायदा उठाने वालों से मुझे बचाना बहुत जरूरी है। अब ना वो मिलने आते हैं, ना मुझे मिलने की इजाजत है, और अच्छा ही हुआ खबर नहीं कब और किस तरह वो मेरे भोलेपन से ऐसा फायदा उठा लेते कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक और फायदा ये हुआ कि महफिलों में बोलने की मुसीबत से भी छूट गया। उनका ख्याल है कि अक्सर खामखा बोल देता हूं, जो कुछ कहता हूं वो कुछ यूं ही होता है, और जब वो खुद सबसे अच्छी तरह बात कर लेती हैं, हर मौजू पर गुफ्तगू कर सकती हैं, तो मैं क्यों तकलीफ करूं। और मुझे ये खुद पसंद भी है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि शादी करके कितने फायदे में हूं। देर से शादी करने में बाज आदतों के बदलने में जरा दिक्कत होती है, और जल्दी शादी करता तो शुरू से ही अच्छी आदतें पड़ जाती। मगर अब भी कितने आने वाले खतरों से बच गया, कितनी बुरी आदतें छोड़ दी, कितने फिक्रों से आजाद हो गया। हजरत गालिब को ऐसे ही खुशगवार तजर्बे हुए होंगे जो उन्होंने फरमाया, नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं।
नीम हकीम और मैं फायदे में हूँ शादी करके, इन दोनों हास्य वार्ताओं में स्वर था ब्रजेंद्र मोहन का। और चलिए आज भी अंत में एक और वाद्य वृंद रचना सुनते हैं, नौका। संगीतकार और संचालक एस गोपालकृष्णन। विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ था 24 मई 1964 को। श्रोता मित्रों, स्वर्ण स्मृति इस कार्यक्रम को लेकर पड़ाव दर पड़ाव हर शनिवार हम मुलाकात करते रहेंगे, तलाशते रहेंगे विविध भारती के इतिहास के वो पन्ने जो खुलते ही ताजा हो उठते हैं। इसीलिए दोहराते हैं, याद आता है वो गुजरा जमाना, याद आता है वो गुजरा जमाना, कुछ बीते समय का धुंधल का, कुछ बातें साफ और उज्जवल, कैसे थे वो दिन, कैसे थे वो पल, यही है हमारा बेशकीमत खजाना। याद आता है वो गुजरा जमाना, याद आता है वो गुजरा जमाना। स्वर्ण स्मृति विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम की ये थी चौथी कड़ी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।